हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे समसामयिक घटना चक्र से अर्थशास्त्र का प्रश्न और उसके उत्तर जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानदंड है प्रति व्यक्ति आय है। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है प्रति व्यक्ति आय से। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन है। यह किसी दी गई अवधि के लिए एक देश का राष्ट्रीय आय होता है। किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। कथन ए दिया है, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। कथन आर दिया है, वर्तमान भारत मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ए सही है किंतु आर गलत है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय तथा बृहद बेरोजगारी। देश की वृद्धि में अनार्थिक तत्व है सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक तथा वैज्ञानिक घटक आदि। भारतीय अर्थव्यवस्था ने सर्वाधिक समृद्धि प्राप्त की है वर्ष 2006-07 में 9.6%। वर्ष 2015-16 में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राज्यों का अवरोही क्रम दिया है। सबसे अधिक था महाराष्ट्र का, इसके बाद गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश का। वर्तमान में भारत के राज्यों में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है बिहार में। वर्तमान में भारतीय राज्यों में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है गोवा की। वर्तमान में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा हरियाणा में से औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है हरियाणा की। कथन ए दिया है, यद्यपि 1947 की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ गई परंतु प्रति व्यक्ति आय स्तर में कोई सुदृढ़ सुधार नहीं हुआ। कथन आर दिया है, भारत की जनता का काफ़ी बड़ा भाग अब भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है। ए गलत है परंतु आर सही है। भारत में ग्रामीण आय प्रायः नगरीय आय से कम है। इसके लिए कारण जिम्मेदार है किसानों के निरक्षरता, वैज्ञानिक कृषि का नगण्य ज्ञान, विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का कम मूल्य तथा उद्योगों की तुलना में कृषि में कम निवेश है। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है। इसका मुख्य कारण है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर आदि। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के कारणों में शामिल है तेजी से बढ़ती जनसंख्या, साहसीपना का अभाव तथा अपर्याप्त अधोसंरचनात्मक सुविधाएं आदि। किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि उस देश में होता है पूंजी निर्माण। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण है पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना, श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर और प्राकृतिक संसाधनों की कमी में से एक लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहे हैं जनसंख्या में तेज वृद्धि, मूल्यों में भारी वृद्धि के साथ ही कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में विकास की धीमी गति। यदि दी हुई समय अवधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है क्योंकि स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है मुद्रास्फीति की वृद्धि दर को। 1967-68 में भारत
में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया दादा भाई नौरोजी द्वारा। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे PC महालनोबिस। भारत में राष्ट्रीय आय के मानकों का आकलन करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम करता है भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नए GDP के आंकड़े के अनुसार आधार वर्ष 2004-05 के स्थान पर बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। इस समय भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है वर्ष 2011-12 का। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाए तो ध्यान में रखा जाता है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक के लिए घरेलू बचत की औसत दर वर्तमान में आकलित की गई है 30 से 40% के पास। वर्ष 2015-16 में भारत की सकल घरेलू बचत दर थी 32.3% सकल घरेलू उत्पाद का। भारत में बचत में सर्वाधिक योगदान करता है घरेलू क्षेत्र। भारत में घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा है भौतिक परिसंपत्तियों का। भारत में निम्नलिखित 4 प्रमुख क्षेत्रों से बचत का उदय होता है। भारत में सकल घरेलू बचत में पहला है गृहस्थ, दूसरा निजी निगम क्षेत्र, तीसरा सार्वजनिक निगम एवं अन्य लोक उपक्रम तथा चौथा सरकार क्षेत्रों के योगदान का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम में इसको लिखना है। पहला आएगा गृहस्थ क्षेत्र, इसके बाद निजी निगम क्षेत्र तथा सार्वजनिक निगम लोक उपक्रम एवं सरकारी क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथन दिया है। इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ ही राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। यह विचार है कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, व्यक्त किया था यह अमर्त्य सेन द्वारा। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। अब स्फीति के साथ स्टैगफ्लेशन के साथ तथा अतिस्फीति के साथ में आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ। GNP यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण है कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम होना सही सुमेलित किया गया है। आर्थिक विकास यानी कि संरचनात्मक परिवर्तन से संबंधित है। आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद से, संपोषित विकास, पर्यावरण से, जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य से। भारत की अर्थव्यवस्था है विकासशील है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। सत्य कथन दिया है सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत 1 दशक में कमी आई है। तेल क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, न्यायिक प्रणाली तथा शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं आदि के सुधारों में आर्थिक सुधार को द्वितीय प्रजनन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए सुधारों का भाग नहीं है। यह न्यायिक प्रणाली में सुधार। वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण था। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। भारत का व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बना रहने का एक कारण है आर्थिक विकास के लिए कृषि से उद्योग की दिशा में अंतरण के महत्व की जनता के अधिकतर जानकारी नहीं है। इसलिए भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति 2 घटक स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में सही कथन दिया है। संरचनात्मक समायोजन क्रमिक बहुपद क्रम है जबकि स्थिरीकरण त्वरित अनुकूल प्रक्रम है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ये उस समय वित्त मंत्री थे 1991 में।
धारणीय विकास भावी पीढ़ी के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिक्षेप में धारणीय विकास का सिद्धांत स्वाभाविक रूप से जुड़ा है धारण क्षमता के साथ। सतत विकास का आधार है पर्यावरणीय दृष्टिकोण। सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। अस्थायी विकास अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है कुशलता में वृद्धि को। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिक उपलब्धता। राष्ट्रीय आय की उच्च वृद्धि दर, ग्रामीण विकास, कृषि विकास तथा कृषकों को पर्याप्त साख में समावेशित सतत विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है। राष्ट्रीय आय की उच्च वृद्धि दर से आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था 2011-12 में। मूलतः समावेशी शासन का अंग कहे जा सकते हैं। सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना तथा दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना समावेशी शासन से तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों को समान रूप से शासन के द्वारा प्रदत्त सुविधाएं प्रदान की जाए। आर्थिक विकास के संबंध में जनसांख्यिकीय संक्रमण की विशिष्ट आवश्यकताओं का सही क्रम है। उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न मृत्यु दर। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र दिया है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।